Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we are going to start our new topic, that is cells of immunity. तो यार इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए कौन कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, अब हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये सेल्स आती कहाँ से है, इनको देख लेते हैं एक बार कि ओरिजिन कैसे होता है इन सेल्स का। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि बोन जो है ना उसके अंदर एक सेंटर में फ्लूइड फिल्ड होता है, बोन मैरो। ऐसी कोई चीज़ तो होती है जहाँ पर जो है सेल्स का ओरिजिन होता है। अब इसका ओरिजिन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। बोन मैरो के अंदर ना कुछ ब्लड स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड स्टेम सेल्स यही जो है ये सारी सेल्स को बनाती है, बॉडी की ब्लड सेल्स को। ठीक है, अब स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल्स का मतलब होता है कि इनके पास कंप्लीट पोटेंशियल होता है, इनके पास टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है। तो सबसे पहले ये दो ग्रुप बनाती है सेल का, माइलियोइड स्टेम सेल्स या फिर माइलियोइड सेल्स, और दूसरा लिम्फोइड सेल्स। ठीक है, माइलियोइड सेल्स से तीन चीजें बनती है। पहला आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरा प्लेटलेट्स जो कि क्लॉटिंग में काम आती है वो चीज है, और तीसरा यहाँ पर बनता है माइलियोब्लास्ट। ठीक है, अब इस माइलियोब्लास्ट से जो है ग्रेन्युलोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ये ग्रेन्युलोसाइट्स क्या क्या है? ये है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, लिम्फोइड सेल्स जो है वो लिम्फोब्लास्ट बनाती है। ब्लास्ट मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स है ये। ठीक है, और ये फिर तीन टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होता है, जो कि है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, या फिर हम इनको एनके सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके जो है इम्यूनिटी के सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या नॉर्मल सेल्स जो कि ब्लड में है उनका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि इन सेल्स का क्या काम होता है और ये क्या है सेल्स। ठीक है, इम्यूनिटी की सेल्स। सबसे पहली सेल जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो होती है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज ना कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स है जो कि बैक्टीरिया और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। ठीक है, अब ये सेल्स जो है ना बेसिकली डीडी का काम करती है। अब ये डीडी क्या होता है? डीडी होता है डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। अब ये सेल्स डिटेक्ट करती है कि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, या फिर कोई भी पैथोजन जो है वो कहाँ है, और डिस्ट्रॉय करती है उनको, जाके खत्म कर देती है। डिटेक्शन कैसे करती है? तो इनके पास ना TLRs होते हैं। TLR का मतलब होता है टोल लाइक रिसेप्टर्स। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी ऐसा छोटी से छोटा पार्टिकल जो कि ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, तो इससे माइक्रोफेज को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर जो है बैक्टीरिया आया हुआ है, तो चलो इसको किल कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? डिस्ट्रक्शन होता है इनका फैगो, मतलब ये करते हैं डिस्ट्रक्शन फैगोसाइटोसिस से, या फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक एक्टिविटी से। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है।
ये मैक्रोफेज की सेल है, ये है, इसके बाद कवरिंग बनेगी, फैगोसोम, लाइसोसोम आके जुड़ेगा, फैगोलाइसोसोम और डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैक्रोफेज जो है ना, ये अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। मतलब ये घूमते रहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, जैसे कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, कि चोर कोई दिख जाए उनको तो वहीं पे उड़ा दे, वैसे ही मैक्रोफेज जो है ना वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कहीं पर भी उनको कोई ऐसा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दिख जाए तो उसको फैगोसाइटोस कर दे, खत्म कर दे उसको। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात की ये ना, ओल्ड या फिर जो डेड सेल्स होती है उनको रिमूव करने के लिए भी काम आते हैं। तो रिमूव डेड एंड ओल्ड सेल्स। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल की कफर सेल्स, कफर सेल्स जो कि लिवर में मिलते हैं हमको, वो एक एग्जाम्पल है मैक्रोफेज का। ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी रोल प्ले करता है और ये डेड सेल्स को हटाने के काम में आता है। ठीक है, लिवर के अंदर जो भी डेड सेल्स है। दूसरा आ सकता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया सेल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है और ये भी एक मैक्रोफेज का टाइप है। ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग न्यूरॉन्स को हटाता है। नर्व सेल्स। तीसरा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं स्प्लीनिक, स्प्लीनिक मैक्रोफेज, जो कि स्प्लीन में पाया जाता है, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो वहां पर ये क्या करता है कि डेड या डिकेड जो भी ब्लड सेल्स होती है उनको रिमूव करने का काम करता है। तो मैक्रोफेज एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि घूमता रहता है पूरे टाइम बॉडी के अंदर, सर्च करता रहता है कि कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन दिखे उसको या फिर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एजेंट दिखे जिसको वो जाके किल कर सके। ठीक है। सबसे पहले टाइप की सेल जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं मेन सेल पे जो कि है लिम्फोसाइट्स। थोड़ा स्पेस कम हटा देते हैं। लिम्फोसाइट्स, हाँ, तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है। लिम्फोसाइट्स ना एक टाइप का WBC है जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर काफी जरूरी है। ये 20 to 40% जो है वाइट ब्लड सेल्स की 20 to 40% जो है लिम्फोसाइट्स होती है, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और ये भी ना सर्कुलेट करती रहती है ब्लड के अंदर, सर्कुलेटिंग इन ब्लड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एट lymphoid tissues। हमने 11th-12th में एक चैप्टर आता है हमारे कि ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं कि यार बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे कहीं कहीं जगह पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड मतलब गुच्छा या फिर गांठ टाइप स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ये लिम्फोसाइट्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं, लिम्फ नोड्स। और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर स्प्लीन आ सकता है, टॉन्सिल्स आ सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक है। अब इसके टाइप्स, सबसे पहले इसके दो टाइप होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सबसे पहले हम लोग बी लिम्फोसाइट को पढ़ते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, ये जो बी टर्म है ना, ये आया है बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस से। बुर्सा ऑफ
फेब्रिशियस। बर्ड जो होती है उनके अंदर इस सेल की डिस्कवरी ना बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस ग्लैंड के अंदर हुई थी, जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बर्ड्स की जो एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड, वहाँ पर एक पाई जाती है। ये उनकी सेल्स की सबसे पहले डिस्कवरी बर्ड्स के अंदर वहीं पर हुई थी, इसलिए इसको यहाँ पर हम बी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं, बुर्सा ऑफ फेब्रिशियस का बी। ठीक है। अच्छा, अब ये ना इम्यूनिटी में रोल देती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगी। एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कुछ ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि डायरेक्टली किल करती है पैथोजन को, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडी सेल्स नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और इस तरह से अपना रोल देती है इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोडक्शन तो उनका हमने जैसे देखा कि बोन मैरो के अंदर हो जाता है। अब इसके ऊपर ना बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, मिलियंस ऑफ एंटीजेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये सेल एक्टिवेट तब तक नहीं होती जब तक कि इसको अपना कॉग्नेट एंटीजन नहीं मिलता। ठीक है, एक बार अगर ये कॉग्नेट एंटीजन इस पे बाइंड कर गया फिर इसका एक्टिवेशन होता है, पर तब तक ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहती है। कुछ ऐसी, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं नेव बी सेल्स। नेव मतलब कि अभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ये। ठीक है, तो कुछ सेल्स इनकी लाइफ स्पैन क्योंकि बहुत शॉर्ट होती है, तो कुछ सेल्स तो क्या अनएक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही डेड हो जाती है। ठीक है, और जो फिर बाद में एक्टिवेट हो जाती है फाइनली आफ्टर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के बाद इनमें होता है रैपिड डिवीजन। ठीक है, एक्टिवेशन कैसे होगा, जब कोई भी एंटीजन, कोई भी कॉग्नेट एंटीजन इसकी सरफेस के ऊपर बाइंड करेगा तब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और रैपिड डिवीजन करती है क्लोनल सेल्स में। मतलब ये अपने ही टाइप के बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना लेंगी, और फिर ये क्लोनल सेल्स जो है ना ये दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, जो कि है प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। तो अब हम लोग इन दोनों सेल्स को पढ़ेंगे। बी लिम्फोसाइट मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। बुर्सा बी लिम्फोसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बुर्सा फेब्रिशियस में ग्लैंड में सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके एक्टिवेशन तभी होता है जब कोई भी इसका कॉग्नेट एंटीजन इसके ऊपर बाइंड करता है। इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजेनिक रिसेप्टर्स, मिलियंस ऑफ एंटीजेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा सेल्स क्या होती है। हाँ, तो प्लाज्मा सेल्स क्या होती है। प्लाज्मा सेल्स ना वो मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स है that actually produces the antibody, that actually produces antibody। जैसे ही प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हो कब रहा है, जब इन्फेक्शन का पता चल चुका है कि मतलब अच्छा भाई एंटीजन की एनकाउंटर हो चुका है नेव लिम्फोसाइट्स के साथ, नेव बी लिम्फोसाइट, और प्लाज्मा सेल बनी है। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और बहुत ही हाई अमाउंट में ये एंटीबॉडी स्टार्ट करती है सीक्रेट करना। एंटीबॉडी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसे अब दूसरी टाइप की जो सेल है ना,
वो होती है मेमोरी सेल। एक और इम्पॉर्टेंट बात की है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना तब तक रुकता नहीं है जब तक कि इन्फेक्शन पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। अब इसीलिए तो यार, जब भी हमको लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ब्लड रिपोर्ट निकलवाने के लिए बोलता है। ब्लड रिपोर्ट में वो चेक क्या करता है? ब्लड रिपोर्ट में वो इन सारी सेल्स की काउंटिंग चेक करता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्लाज्मा सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई मिल रही है, इसका मतलब ये किस केस में हो सकती है, किस केस में प्लाज्मा सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है? जब किसी ने जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया होगा, नेव बी लिम्फोसाइट को उसने एक्टिवेट किया होगा, वो नेव बी लिम्फोसाइट क्लोन में चेंज हुई होगी, उन क्लोन में से एक प्लाज्मा सेल डिफरेंशिएट हुई होगी और इन प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी होगी और उससे हमारी बॉडी में चेंजेस फील हो रहे हैं। एंटीबॉडी जो जब रिएक्ट करती है एंटीजन के साथ, तभी हमको पता चलता है कि अच्छा अब हमको बीमारी हो रही है। सिम्टम्स तभी शो होते हैं, ठीक है? जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है तभी सिम्टम्स बॉडी में शो होते हैं, और जब हम लोग ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तब उनके अंदर पता चल जाता है कि अच्छा भाई, ये सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शन है, तो अब हम इम्यून रिस्पॉन्स को हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, और फिर हम मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं, ठीक है? अब मेमोरी सेल्स क्या होती है? मेमोरी सेल्स, जैसा कि पहले बताया था कि क्लोनल सेल्स से दो टाइप की डिफरेंशिएशन बनती है, पहला प्लाज्मा और दूसरा मेमोरी। मेमोरी सेल्स ना बस याद करने में काम आती है कि अच्छा भाई, ये टाइप का इन्फेक्शन पहले भी आ चुका है, तो अगर यही एंटीजन वापस से आता है तो रैपिड रेस्पॉन्स कैसे जनरेट करना है। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग रैपिड रेस्पॉन्स if the same antigen is encountered again, ठीक है? मेमोरी सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता चलता है कि अब वापस से वो का वही सेम एंटीजन आया है तो इसको फटाफट भगाना है यहाँ से, इसको रहने नहीं देना है, वरना ये सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? तो ये थी बी लिम्फोसाइट्स, जो कि दो टाइप्स की होती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स क्या होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टाइप की जो है लिम्फोसाइट, वो होती है टी लिम्फोसाइट। और ये जो टी लेटर है, ये आता है थाइमस ग्लैंड से। हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको, और इस ग्लैंड को ना एज से भी रिलेट किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इस ग्लैंड की साइज छोटी होती जाती है, ठीक है? मतलब ये डिक्रीज करती जाती है साइज के अंदर। तो सबसे पहले इस टी सेल्स की डिस्कवरी यहाँ पर हुई थी, और यहीं पर ना इनकी ट्रेनिंग भी होती है, इसको हम देखते हैं अभी। तो इसलिए इसको हम लोग टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो टी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये थाइमस से लिया हुआ इनको, और थाइमस जो वर्ड ग्लैंड है उसमें इनकी डिस्कवरी हुई सबसे पहले, तो वहीं से ये टी लेटर लिया हुआ है। अब ये इनका फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल से, पर इनका जो कंप्लीट डेवलपमेंट है ना, दे कंप्लीट देयर डेवलपमेंट और दे बिकम मैच्योर, दे बिकम मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। मतलब थाइमस ग्लैंड में अगर जब तक ये नहीं जाएंगे ना, वहां पर जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक ये सेल्स कुछ काम के नहीं है, तब तक ये केवल अनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहेंगी, ठीक है? अब ये बॉडी को इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, तो ये डायरेक्टली किल करते हैं, डायरेक्टली किल द इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है? तो इस तरह से ये CMIS में अपना रोल प्ले करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। जो बी लिम्फोसाइट थी वो एंटीबॉडी से किल कर रही थी किसी भी मतलब सेल को, इन्फेक्टेड सेल को, पैथोजेंस को, और ये
डायरेक्टली किल कर रहे हैं, इसलिए सेल के थ्रू किल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली बिना किसी प्रोटीन के सीक्रेशन के। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये रेगुलेट भी करते हैं इम्यून सिस्टम को, रेगुलेट द इम्यून सिस्टम। कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब टी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो 3 टाइप्स की होती है। टी लिम्फोसाइट 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है टी साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, या फिर जिनको हम किलर सेल्स बोलते हैं, किलर टी सेल। दूसरी होती है हेल्पर टी सेल, और तीसरी होती है रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो क्या करती है, जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है उसकी साइट पे पहुंचती है, रीच द इन्फेक्शन साइट सबसे पहले, एंड इंजेक्ट एंड डायरेक्टली किल द पैथोजन, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन। तो इसको सबसे पहले पता चल जाता है, इसका नाम ही किलर सेल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको डायरेक्टली किल कर सकती है, ठीक है। अच्छा, हेल्पर टी सेल क्या होती है? हेल्पर टी सेल ना इन दोनों सेल को अपना काम करने में मदद करती है, इन दोनों सेल्स को नहीं, मतलब कि बी सेल्स को और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उनको अपना काम करने में मदद करती है। तो हेल्प्स किलर सेल एंड बी सेल्स इन देयर वर्क। और ये बी सेल्स के डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी प्लाज्मा सेल्स में डिफरेंशिएट हो। बेसिकली ये कुछ साइटोकाइन सीक्रेट करती है, दे सीक्रेट साइटोकाइंस दैट promotes differentiation of B lymphocytes, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जितना ज़्यादा डिफरेंशिएट होगा उतना एक्टिवेशन होगा उसका, और फिर बाद में प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन होगा, और फिर जो है वो पैथोजन किल हो जाएगा। रेगुलेटरी टी सेल क्या होती है? ये सबसे अच्छी सेल है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ना मतलब एज ए थर्मोस्टेट काम करती है। ये चेक बना के रखती है, ये इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस भी कर सकती है, उसको एक्टिवेट मतलब उसको मतलब कंट्रोल में रखती है कि मतलब ऐसा नहीं हो कि अब इन्फेक्शन पूरा खत्म हो चुका है और ये एंटीबॉडीज और इनका फॉर्मेशन जारी रहेगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये एज ए चेक काम करती है, रेगुलेट्स इम्यून एक्टिविटी, इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून एक्टिविटी, ठीक है। तो रेगुलेटरी टी सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में कि ट्रांसप्लांटेड टिश्यू जो होते हैं ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ना वो इसी टी सेल्स के कारण होता है, किलर सेल्स टी सेल्स के कारण, क्योंकि मतलब ये किसी भी फॉरेन टिश्यू को अपनी बॉडी में रहने नहीं दे सकता, ये डायरेक्टली उसको जाके किल कर देगा, ठीक है। तो ये थे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। अब थर्ड टाइप की सेल हम लोग पढ़ेंगे जो कि है NK सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स। अब सबसे पहले बात होती है कि इसको नेचुरल किलर सेल बोलते क्यों है। इसको नेचुरल किलर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको वो ट्रेनिंग या फिर वो इसको मैच्योरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है जो कि बाकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जैसे वो मैच्योर होते हैं ना अपने थाइमस में,
वो इस चीज को जरूरत, वो इस सेल को जरूरत नहीं है, ये नेचुरली इसके पास पोटेंशियल होता है कि ये डायरेक्टली किसी भी इन्फेक्टेड सेल को किल कर सके। डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग like other lymphocytes। तो NK सेल्स ये ना काफी थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेस अमाउंट देन अदर सेल्स, और इसकी जो किलिंग स्ट्रैटेजी है ना वो होती कि ये ना सेल के पास जाती है और उसकी जो दूसरी इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर एक किलर पोशन को इंजेक्ट करती है, मतलब कोई ऐसे केमिकल्स उसके सेल के अंदर इंजेक्ट कर देती है, इंजेक्ट इनटू इन्फेक्टेड सेल्स। इस जो ये जो किलर पोशन है ये फिर उस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और डेरिवेशन अभी भी इसका मतलब वहीं से हो रहा है, बोन मैरो से डिराइव होती है ये। और इसका एग्जांपल देखें हम तो हर्पीस वायरस जो है उसका जब इन्फेक्शन होता है, हर्पीस वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब ये सेल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके खिलाफ डिफेंस में, डिफेंस अगेंस्ट हर्पीस, ठीक है। तो इनके सेल्स के बारे में ध्यान रखनी है ये बातें। अब नेक्स्ट सेल जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, फोर्थ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, मोर देन 50% ऑफ WBCs जो है वो ये होती है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल WBCs इज न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसको हम लोग PMNL के नाम से भी जानते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो अलग अलग हो सकती है इसलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब WBCs। अच्छा बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इन्फेक्शन के टाइम पे ना ये सेल्स कभी कभी माइग्रेट कर जाती है टिश्यूज के अंदर और पस फॉर्मेशन का काम करती हैं। हम लोगों को ऑब्जर्व होता है, मतलब हम लोग जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तब हम लोग देखते हैं कि भाई पस बन रहा है बॉडी के अंदर कहीं कहीं जगह पे, तो उस पस फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्स वो होती है न्यूट्रोफिल्स। और ये जरूरी है ये फॉर्मेशन, वरना कि ताकि डीप में जो है बॉडी के टिश्यूज के डीप में इन्फेक्शन ना फैल सके, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो भी डायरेक्टली किल करती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया का मतलब पैथोजन को, डायरेक्टली किल द पैथोजन, directly kill the pathogen by phagocytosis, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना जरूरी है। इसको जब हम ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं तब ये CBC जो सेल ब्लड काउंट है उसके साथ डिफरेंशियल के साथ जो है इसको लिखा जाता है ब्लड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टाइप की सेल जो कि है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है वो 5 to 10% होती है वाइट ब्लड सेल्स की। ये इन जनरल ब्लड में ही पाई जाती है, पर अगर ये ब्लड को छोड़ के अगर टिश्यू में चली जाती है तो ये मैक्रोफेज का फॉर्मेशन कर देती है।
form macrophage when they enter tissue the tissues by changing their changing their size and shape। ठीक है, तो मोनोसाइट के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है जब भी टिश्यू के अंदर एंटर कर, और काफ़ी लो अमाउंट में होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स थी जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है बॉडी को। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।